हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल साइंस खोपड़ी। आज हम एआई की मदद से सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और हमारा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां उम्र आसमान असल में नीला नहीं बल्कि बिल्कुल काला है और हमारी आंखों के सामने मौजूद हर एक इंसान, हर एक पेड़, हर इमारत, मतलब सब कुछ उल्टा लटका हुआ है। सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी का सुरियाल सीन लगता है ना। हाँ। और जो रेट है उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जो मेरे को याद है जब मैं छोटा था, तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ऑर्गेनिक कैमरा से। अगर हम एक स्टैंडर्ड डीएसएलआर कैमरा की बात करें तो उसमें आगे कांच के बड़े बड़े लेंसेज होते हैं, अंदर कॉम्प्लेक्स मिरर्स होते हैं, लेकिन हमारी आंख का डायामीटर लगभग सिर्फ 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। एक बेहद छोटा सा स्फीयर। सही का, बहुत ही कम्पैक्ट डिज़ाइन है नेचर का। तो यहाँ सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि हमने हमेशा कांच के यानी ग्लास के लेंसेज देखे हैं, चाहे चश्मे में या कैमरा में। तो क्या हमारी आंख के अंदर भी कांच का लेंस होता है? क्योंकि अगर वैसा है तो किसी झटके से उसके टूटने का खतरा तो बहुत ज्यादा होगा। नहीं नहीं, ये खतरा नेचर ने पहले ही भांप लिया था। आंख का जो लेंस है, जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, वो किसी भी तरह के कांच या सॉलिड मटेरियल का नहीं बना होता। ओ, कांच का नहीं होता? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय ये एक बेहद खास, ट्रांसपेरेंट, रेशेदार जली का बना होता है। आप इसको एक फाइब्रस जेली लाइक मसल समझ सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये पूरी तरह से पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होती है। वेट, जेली जैसा मसल और वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। ये तो सच में कमाल की इंजीनियरिंग है। पर अगर ये जेली जैसा है तो इस 2.3 सेंटीमीटर के गोले में ये अपनी जगह पर टिका कैसे रहता है? हवा में तो तैर नहीं रहा होगा। हवा में नहीं तैरता। इसको एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह अपनी जगह पर होल्ड किया जाता है। सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स का एक पूरा नेटवर्क होता है जो इस लेंस को चारों तरफ से पकड़ कर रखता है। अच्छा, यानी एक फ्रेम की तरह उसको बांध के रखते हैं। सही पढ़ा। और आंख की इस इंजीनियरिंग को थोड़ा और डीपली देखने के लिए हमें इसके बाकी ट्रांसपेरेंट हिस्सों को समझना होगा। सबसे आगे होती है कॉर्निया, एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव पन्नी या लेयर, जहां से लाइट सबसे पहले आंख में एंटर करती है। और इसके पीछे? उसके ठीक पीछे कॉर्निया और लेंस के बीच की जगह में एक लिक्विड भरा होता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये लिक्विड भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए, आंख के स्ट्रक्चर इस बुनियाद पर टिका है कि लाइट बिना किसी रुकावट के सीधा रेटिना तक पहुंचे, जो आंख के बिल्कुल पीछे पर्दे की तरह होता है। तो अगर इनमें से कोई भी हिस्सा धुंधला हो जाए तो मतलब विजन ब्लॉक हो जाएगी? जैसे एक कैमरे के लेंस पर धूल लग जाए तो फोटो धुंधली आती है ना। एग्जैक्ट वही लॉजिक है। ट्रांसपेरेंसी इज की। पर लेंस और पर्दे का स्ट्रक्चर तो चलिए समझ आ गया, लेकिन ये कैमरा में एक्सपोजर कंट्रोल करने का फीचर होता है। आंख ये तय कैसे करती है कि कितनी रोशनी अंदर जानी चाहिए? ये बड़ा दिलचस्प मैकेनिज्म है। जैसे एक रोजमर्रा की स्थिति को इमेजिन करते हैं। जब हम धूप से चलते हुए अचानक किसी अंधेरे सिनेमा हॉल में जाते हैं तो शुरू में तो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता, सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली क्लियर दिखने लगता है। हाँ, और जब बाहर आते हैं तब भी तो हाँ, वही जब मूदी खत्म होने पर हम बाहर धूप में आते हैं तो आंखें अचानक चौंधिया जाती हैं। ये सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है? करने का एक बेहद फास्ट और ऑटोमेटिक शटर मैकेनिज्म है, जिसमें दो हिस्से मिलकर काम करते हैं, आइरिस और प्यूपिल। अब ये जो आइरिस है, वो हमारी आंख का रंगीन हिस्सा है जो डिसाइड करता है कि किसी की आंख भूरी होगी, नीली होगी या काली। अच्छा, जो कलर हमें दिखता है वो आइरिस है। बिल्कुल। और इस आइरिस के बिल्कुल बीच में जो एक काला छेद दिखता है, वो प्यूपिल है। एक मिनट, एक सवाल है। प्यूपल काला क्यों दिखता है? क्या वहाँ कोई काले रंग का सेल या टिश्यू है? असल में वहां कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं, प्यूपिल सिर्फ एक होल है, एक खिड़की जहां से लाइट आंख के अंदर जाती है। क्योंकि आंख के पिछले हिस्से में, यानी अंदर की तरफ कंप्लीटली अंधेरा होता है, इसलिए वो खिड़की बाहर से देखने पर हमें काली नजर आती है। ओह वाओ, यानी हम आंख के अंदर का अंधेरा देख रहे होते हैं।
एग्जैक्टली। अब वापस उस सिनेमा हॉल वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। आइरिस एक मसल है जो एक शटर की तरह इस होल को बड़ा या छोटा करता है। जब बाहर बहुत तेज धूप होती है तो बहुत ज्यादा लाइट आंख में एंटर करके रेटिना को जला सकती है। इस डैमेज को रोकने के लिए आइरिस तुरंत फैलकर प्यूपिल को छोटा यानी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। अच्छा, इसलिए जब हम धूप से उस अंधेरे हॉल में जाते हैं तो हमारा प्यूपिल पहले से ही पिनहोल जितना छोटा होता है। सही समझे आप। तो वहाँ लाइट ऑलरेडी कम है और हमारी खिड़की भी छोटी है, तो नेचुरली कुछ नहीं दिखता शुरू में। और ठीक उसी वक्त आइरिस उस अंधेरे को सेंस करता है और धीरे धीरे प्यूपिल को बड़ा यानी डायलेट करना शुरू कर देता है, ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ सके। हाँ, एक ऐसी खिड़की जो खोल रही है ताकि कम रोशनी वाले हॉल में भी ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ सके और हम देख सकें। इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है। वहीं जब हम वापस मूवी देखकर बाहर आते हैं तो हमारा प्यूपिल पूरा खुला हुआ होता है और तेज धूप अचानक से अंदर फ्लड कर जाती है। इसलिए आंखें अचानक से चौंधिया जाती हैं। बिल्कुल, जब तक कि आइरिस वापस से मसल को सिकोड़कर प्यूपिल को छोटा ना कर दे। क्या जबरदस्त रियल टाइम एडजस्टमेंट है। लेकिन देखिए, यहाँ सोर्सेज में एक ऐसी बात लिखी है जो मेरे दिमाग में फिट नहीं बैठ रही है। इसमें क्लियर लिखा है कि लेंस से गुजरने के बाद रेटिना पर जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, यानी असली और उल्टी। हाँ, फिजिक्स के हिसाब से यही होता है। वेट, एक मिनट। अगर रेटिना पर इमेज उल्टी बन रही है तो अभी सामने रखा हुआ लैपटॉप या आप खुद मुझे उल्टे क्यों नहीं दिख रहे? ये तो हमारे रोज के एक्सपीरियंस के बिल्कुल खिलाफ है। ये कॉन्ट्राडिक्शन ही इस पूरे डीप डाइव का सबसे माइंड बेंडिंग हिस्सा है। देखिए, अगर हम फिजिक्स के नियम से देखें तो आंख के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ज्योमेट्री के हिसाब से हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा। तो एक्चुअली में इमेज उल्टी बनती है अंदर। हाँ, प्रैक्टिकली रेटिना पर जो फिजिकल लाइट पड़ रही है वो एकदम उल्टी ही है। पेड़ उल्टे हैं, लोग उल्टे हैं, पर असली मैजिक आंख में नहीं है, प्रोसेसिंग में है। प्रोसेसिंग मतलब दिमाग का रोल यहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल सही। रेटिना पर लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जैसे ही इन पर वो उल्टी लाइट पड़ती है, ये सेल्स उस फिजिकल लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इन सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व्स एक फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स तक ले जाती हैं। अच्छा, यानी केबल कनेक्शन की तरह। और हमारा इवोल्यूशन के जरिए इतना स्मार्ट हो चुका है कि उसे पता है कि आने वाला डेटा इन्वर्टेड है। वो माइक्रो सेकंड्स में उस इलेक्ट्रिकल डेटा को प्रोसेस करता है, इमेज को वापस फ्लिप करता है और हमें दुनिया बिल्कुल सीधी दिखती है। कमाल है। यानी आंख सिर्फ एक सेंसर है। हम एक्चुअल में दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से देखते हैं। यही सच्चाई है। और इस वायर कनेक्शन का एक साइड इफेक्ट भी है जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, ये क्या होता है? रेटिना के जिस पॉइंट से ये सारी ऑप्टिक नर्व्स मिलकर दिमाग की तरफ निकलती हैं, उस छोटी सी जगह पर कोई लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होता। वो एक ब्लैंक स्पेस है। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट फोकस हो जाए तो हमें सच में कुछ दिखाई नहीं देगा। दिमाग घूम गया मेरा ये सुनकर। ये सब एक आंख का कमाल है। पर इवोल्यूशन ने हमें दो आंखें क्यों दी हैं? अगर दोनों आंखें सेम ही इमेज भेज रही हैं तो एक से भी तो काम चल सकता था ना। सेम इमेज नहीं भेज रही हैं, यही तो ट्विस्ट है। अच्छा। पहली बात तो फील्ड ऑफ व्यू की है। एक आंख से हम लगभग 150 डिग्री तक देख सकते हैं, पर दो आंखों से ये रेडियस 180 डिग्री हो जाता है। पर इससे भी बड़ा फंक्शन है 3D डेप्थ परसेप्शन। 3D डेप्थ, जैसे हमें पता चलता है कि क्या पास है और क्या दूर। एग्जैक्टली। क्योंकि दोनों आंखों के बीच चेहरे पर थोड़ा सा फासला है। लेफ्ट आंख दुनिया को थोड़ा अलग एंगल से देखती है और राइट आंख थोड़ा अलग एंगल से। दिमाग इन दोनों स्लाइटली अलग इमेजेस को एक साथ ओवरलैप करता है और डिफरेंसेस कैलकुलेट करके डेप्थ यानी एक्स, वाई और जेड एक्सिस का अंदाजा लगाता है। यानी कौन सी चीज हमसे कितनी दूर है, इसका कैलकुलेशन। हाँ, अगर आप एक आंख बंद करके नीडल में धागा डालने की कोशिश करेंगे तो इस डेप्थ परसेप्शन की कीमत समझ आएगी। जिसे हम आजकल मोबाइल फोन कैमरास में पोर्ट्रेट मोड कहते हैं, जहां दो लेंसेज मिलकर बैकग्राउंड की डेप्थ निकालते हैं। नेचर ने वो पहले ही डिजाइन कर लिया था। बिल्कुल, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। लेकिन बात ऑटो फोकस की आती है। एक फोन कैमरा का लेंस फोकस करने के लिए फिजिकली आगे और पीछे मूव करता है। मोटर की आवाज भी आती है कभी-कभी। लेकिन हमारी आंख का जेली लेंस तो अपनी जगह फिक्स है, वो आगे पीछे नहीं जा सकता। तो आंख फोकस कैसे चेंज करती है जब मैं स्क्रीन से नजर हटाकर अचानक दूर खिड़की के बाहर देखती हूँ? इसे फिजिक्स में पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता कहते हैं। फोन कैमरा का लेंस आगे पीछे होता है क्योंकि वो कांच का है, सॉलिड है।
पर हमारा लेंस कैसा है? फ्लेक्सिबल जेली का। राइट। तो यहाँ सिलियरी मसल्स उस लेंस को मूव करने के बजाय उसको फिजिकली दबाकर उसका शेप ही चेंज कर देती हैं। वेट, शेप चेंज कर देती हैं? हाँ? जब हमें बिल्कुल पास की चीज देखनी होती है तो सिलियरी मसल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उस जेली लेंस को स्क्वीज करती हैं, जिससे वो मोटा हो जाता है और पास की चीज फोकस हो जाती है। और जब दूर देखना होता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, लेंस पतला हो जाता है और दूर का फोकस सेट हो जाता है। ओह, अब समझ आया। और इसी वजह से अगर हम किताब को अपनी नाक के बिल्कुल पास लाकर पढ़ने की कोशिश करें तो थोड़ी देर में आंखों में भारीपन और दर्द होने लगता है। बिल्कुल सही, क्योंकि मसल्स उस लेंस को लगातार स्क्वीज करके थक चुकी होती हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्लियर हो गया। एक आम स्वस्थ आंख बिना किसी मस्कुलर स्ट्रेन के कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक ही किसी चीज को आराम से साफ देख सकती है। इसे हमारी आंख का नियर पॉइंट कहते हैं। और दूर का? दूसरी तरफ बिना स्ट्रेन किए हम ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर देख सकते हैं, यानी हमारा फार पॉइंट क्या है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो अनंत यानी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी? हाँ, सोचकर देखिए, हम यहाँ धरती से बैठकर लाखों किलोमीटर दूर तारे और चांद साफ देख पाते हैं ना। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो जब इन सिलियरी मसल्स की मोटर या लेंस का शेप खराब हो जाता है तभी इंसान को चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है। सोर्सेज में अलग अलग डिफेक्ट्स लिखे हैं। अगर किसी को दूर का धुंधला दिख रहा है तो उसके ऑटो फोकस में टेक्निकल फॉल्ट क्या आता है? उस कंडीशन को मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें एक अजीब फिजिकल बदलाव आता है। या तो सिलियरी मसल्स पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाती, जिससे लेंस मोटा ही रह जाता है, या फिर पूरा का पूरा आईबॉल यानी आंख का गोला एक अंडे की तरह थोड़ा लंबा हो जाता है। आईबॉल लंबा हो जाता है। हाँ, इसका नतीजा ये निकलता है कि लेंस रोशनी को रेटिना तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में इकट्ठा करके इमेज बना देता है। रेटिना तक सिर्फ आउट ऑफ फोकस लाइट पहुंचती है। तो इसको ठीक कैसे करते हैं? इसे ठीक करने के लिए हम चश्मे में कॉन्केव यानी अवतल लेंस लगाते हैं। ये लेंस आंख में लाइट घुसने से पहले ही उसको थोड़ा फैला देता है, ताकि आंख का लेंस उसको परफेक्टली रेटिना के ऊपर लाकर फोकस करे। अच्छा, तो मायोपिया में दूर का देखने के लिए कॉन्केव लेंस लगता है। पर मैंने देखा है कि जो थोड़े बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जैसे किसी के दादाजी, वो अखबार पढ़ने के लिए अलग चश्मा पहनते हैं और उन्हें पास का धुंधला दिखता है। उनका क्या मैकेनिज्म फेल हो रहा है? वो जो पढ़ने वाला चश्मा है वो आमतौर पर हाइपरमेट्रोपिया यानी दीर्घ दृष्टि दोष के लिए होता है। ये मायोपिया का बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे? इसमें आईबॉल लंबा होने की बजाय छोटा हो जाता है, या लेंस इतना पतला रह जाता है कि वो लाइट को जल्दी बेंड नहीं कर पाता। तो इमेज रेटिना के ठीक ऊपर बनने की बजाय रेटिना के पीछे जाकर फोकस होती है। ओ, पीछे चली जाती है। हाँ, इस केस में कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस लगाया जाता है, जो लाइट को थोड़ा पहले से ही सिकोड़ देता है ताकि वो ठीक रेटिना पर फिट बैठे। और जहां तक बड़ी उम्र की बात है, एक और समस्या आती है जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। जिसमें लोगों के चश्मे में एक ही शीशे के अंदर दो अलग-अलग लेंसेज दिखते हैं, ऊपर और नीचे। बिल्कुल, उन्हें बायफोकल लेंसेज कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ सिलियरी मसल्स बिल्कुल वीक हो जाती हैं और वो जेली लेंस अपना लचीलापन खो देता है, हार्ड होने लगता है। तो इसलिए फोकस शिफ्ट करने में दिक्कत होती है। हाँ, इसलिए उन्हें दूर और पास दोनों जगह फोकस शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आती है। बाइफोकल लेंस में ऊपर का हिस्सा कॉन्केव होता है दूर देखने के लिए, और नीचे का हिस्सा कॉन्वेक्स होता है किताब या फोन पढ़ने के लिए। समझ गए। इसके अलावा ओल्ड एज में कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद भी होता है। यहाँ लेंस अपना ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर खोकर क्लाउडी यानी धुंधला हो जाता है, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास। और इसका इलाज तो ऑपरेशन ही होता है शायद? हाँ, इसे सिर्फ एक तरीके से ठीक किया जा सकता है, सर्जरी करके उस पुराने क्लाउडी जेली लेंस को निकालना और उसकी जगह एक क्लियर आर्टिफिशियल इंट्राऑक्यूलर लेंस फिट करना। तो रेटिना से प्रोसेसिंग और सिलियरी मसल्स के फोकस तक का स्ट्रक्चर तो पूरा क्लियर हो गया। पर एक बड़ा लॉजिकल सवाल बनता है यहाँ। हमने देखा कि रेटिना पर लाइट पड़ती है तो हमें चीजें दिखती हैं, लेकिन आंख के अंदर जो लाइट आ रही है, चाहे वो सूरज की हो या बल्ब की, वो ज्यादातर सफेद होती है। तो आंख के अंदर ये बाकी सारे रंग लाल, पीला, हरा कहाँ से आते हैं? मतलब हाउ डज व्हाइट लाइट सडनली बिकम अ ब्लू स्काई और अ कलरफुल रेनबो? ये चीज आती है आंख के बाहर लाइट के व्यवहार से। असल में जो सफेद रोशनी है ना, वो सफेद होती नहीं। सफेद नहीं होती? नहीं,
वो 7 अलग-अलग रंगों का एक टाइट मिश्रण है जिसे हम विबज्योर कहते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबज्योर। हाँ, इसे फिजिकली देखने के लिए कांच के प्रिज्म का सबसे आम उदाहरण लिया जाता है। जब सफ़ेद रोशनी प्रिज्म के एंगल वाले कांच से गुजरती है तो वो बेंड होती है, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। पर क्योंकि इन 7 रंगों की वेवलेंथ यानी इनके चलने की वेव अलग-अलग होती है, ये सब अलग-अलग स्पीड से बेंड होते हैं। तो मतलब कोई ज्यादा मुड़ेगा और कोई कम। एकदम ठीक। लाल रंग की वेव सबसे लंबी होती है, इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है। वायलेट की वेव सबसे छोटी होती है, तो वो सबसे ज्यादा बेंड होता है। तो सफ़ेद लाइट प्रिज्म से निकलते ही 7 अलग पट्टियों में बिखर जाती है। इस फिनोमेनॉन को ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या आइजैक न्यूटन का वो फेमस प्रिज्म एक्सपेरिमेंट इसी प्रिंसिपल पर आधारित था? हाँ, और उस एक्सपेरिमेंट की कहानी उसकी डिस्कवरी से भी ज्यादा रोचक है। अच्छा। न्यूटन ने जब एक प्रिज्म से सफ़ेद लाइट अलोज 7 रंगों में टूटते देखा तो उनके दिमाग में एक साइंटिफिक खुजली हुई। उन्हें लगा, क्या इन बिखरे हुए रंगों को और ज्यादा तोड़ा जा सकता है? उन्होंने तुरंत एक दूसरा प्रिज्म लाया और उसको पहले वाले के ठीक आगे रख दिया। लेकिन रोशनी के और टुकड़े नहीं हुए। फिर क्या किया उन्होंने? वो निराश होने ही वाले थे, फिर उन्होंने एक स्ट्रोक ऑफ जीनियस दिखाया। उन्होंने उस दूसरे प्रिज्म को पलटकर यानी उल्टा रख दिया। उल्टा रख दिया? और इससे उल्टा असर हुआ। बिल्कुल। जब पहले प्रिज्म से निकले हुए 7 रंग उस उल्टे प्रिज्म में एंटर किए तो उनके बेंडिंग का एंगल रिवर्स हो गया। वो 7 रंग वापस आपस में जुड़ गए और दूसरे प्रिज्म से बाहर निकलने वाली रोशनी बिल्कुल प्योर व्हाइट लाइट थी। अरे वाह! न्यूटन ने साबित कर दिया कि सफेद रोशनी ही इन सारे रंगों का सोर्स है। ये सब लैबोरेटरी में तो समझ आता है, पर जब हम बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष यानी रेनबो देखते हैं, तब आसमान में कोई कांच का प्रिज्म तो नहीं लटक रहा होता ना? वहाँ ये 7 रंग कहाँ से आ गए? वहां प्रिज्म का काम करती हैं हवा में लटकी हुई पानी की करोड़ों छोटी-छोटी बूंदें। पानी की बूंदें प्रिज्म बन जाती हैं? हाँ, जब धूप इन पानी की बूंदों में एंटर करती है तो पहले वो थोड़ी बेंड होकर 7 रंगों में डिस्पर्स होती हैं, यानी डिस्पर्जन। उसके बाद वो लाइट बूंद के अंदर ही पिछले हिस्से से टकराती है और एक शीशे की तरफ वापस आगे की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और फिर बाहर आती है? राइट। आखिर में जब वो लाइट बूंद से बाहर आती है तो फिर से थोड़ी बेंड होती है। ये करोड़ों बूंदें मिलकर आसमान में एक जाइगैंटिक स्पेक्ट्रम प्रोजेक्ट करती हैं, जिसे हम रेनबो कहते हैं। और एक दिलचस्प रूल ये है कि रेनबो हमेशा आपको तभी दिखेगा जब सूरज आपकी पीठ के पीछे होगा। अच्छा, सूरज पीछे होना चाहिए। हाँ, क्योंकि लाइट को आगे पानी की बूंद पर पड़कर वापस आपकी आंखों की तरफ आना होता है। कमाल है। आसमान लिटरली एक कैनवस और पानी की बूंद एक प्रोजेक्टर बन जाती है। पर एटमॉस्फेयर और लाइट का इंटरैक्शन सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है। हमने बचपन से एक नर्सरी राइम सुनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अगर तारे सच में चमचमाते हैं यानी ट्विंकल करते हैं, तो मेरे दिमाग में एक डाउट आता है। क्या डाउट? कि रात को आसमान में दिखने वाले ग्रह यानी प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? दोनों ही तो आसमान में रोशनी के डॉट्स जैसे दिखते हैं ना? ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया आपने। ये इल्यूजन पैदा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। हमारी धरती के चारों तरफ हवा की बहुत सारी लेयर्स हैं जो कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं। कोई लेयर गर्म है, कोई ठंडी। हाँ, हवा तो हिलती रहती है। इस वजह से लाइट के आने का रास्ता लगातार थोड़ा थोड़ा बेंड होता रहता है। ऐसे सोचिए जैसे स्विमिंग पूल के बॉटम पर रखा एक सिक्का पानी के हिलने से थोड़ा हिलता हुआ नजर आता है। अब तारे हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर हैं। उनका साइज हमारे लिए बस एक सुई की नोक जितना, यानी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। सिर्फ एक डॉट? हाँ, जब उस एक छोटे से पॉइंट से आने वाली लाइट इन घूमती बदलती हवा की लेयर से गुजरती है तो उस एक किरण का रास्ता लगातार भटकता है। कभी लाइट सीधी आंख में आती है तो तारा ब्राइट लगता है, कभी थोड़ी बेंड हो जाती है तो डिम लगता है। यही शिफ्ट हमें ट्विंकलिंग जैसा लगता है। तो फिर वही हवा प्लैनेट्स की लाइट को क्यों नहीं भटकाती? क्योंकि प्लैनेट्स तारों के मुकाबले ऑर्थ के बहुत ज्यादा पास हैं। वो पॉइंट सोर्स नहीं बल्कि उन्हें एक्सटेंडेड सोर्स माना जाता है। मतलब एक प्लैनेट से आने वाली लाइट को एक बिंदु मत मानिए, उसे हजारों पॉइंट सोर्सेस का एक कलेक्शन मानिए। अच्छा, कलेक्शन ऑफ डॉट्स। सही कहा। अगर हवा की वजह से उस प्लैनेट की किसी एक पॉइंट से आने वाली लाइट डिम होती है तो उसी माइक्रोसेकंड में किसी दूसरे पॉइंट की लाइट ब्राइट हो जाती है। इन सभी पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन एवरेज आउट होकर 0 हो जाता है। इसलिए प्लैनेट्स की रोशनी की टोटल इंटेंसिटी हमारी आंख के लिए स्टेडी रहती है और वो ट्विंकल नहीं करते।
हवा के लगातार चलने और लाइट बेंड होने से एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट जुड़ा हुआ है जो मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि इस बेंडिंग की वजह से हमारा दिन एक्चुअली अपने नेचुरल टाइम से 4 मिनट लंबा होता है। मुझे इसका मैकेनिज्म समझना है, लाइट टाइम को कैसे स्ट्रेच कर सकती है। टाइम स्ट्रेच नहीं होता, सिर्फ हमारी साइट स्ट्रेच होती है, वो भी वापस उसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। वो कैसे? जब सुबह के वक्त सूरज अभी क्षितिज यानी होराइजन के बिल्कुल नीचे ही होता है, टेक्निकली तब सनराइज नहीं हुआ है, पर उसकी लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके बेंड होती है और कर्व होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि असल सनराइज होने से ठीक 2 मिनट पहले ही हमें सूरज आसमान में दिखना शुरू हो जाता है। यानी सूरज अभी उठा नहीं है, पर हमें दिख रहा है। बिल्कुल, और यही ऑप्टिकल इल्यूजन शाम को रिपीट होता है। सनसेट होने के बाद जब सूरज प्रॉपरली होराइजन के नीचे डूब चुका होता है, तब भी उसकी लाइट कर्व होकर हमें 2 मिनट तक आसमान में सूरज दिखाती रहती है। शुरू होने से पहले और वक्त खत्म होने के बाद भी देखते रहते हैं। ये तो लाइट का रास्ता मुड़ने की बात हुई, लेकिन एटमॉस्फेयर सिर्फ लाइट को मोड़ता नहीं है, बल्कि लाइट के रंगों को बिखेरता भी है, जिसे फिजिक्स में स्कैटरिंग कहते हैं। यहाँ से 2 सबसे आइकॉनिक सवाल उठते हैं जो शायद हर बच्चे ने कभी ना कभी पूछे होंगे। मैं समझ गया आप क्या पूछने वाली है। पहला, आसमान हमेशा नीला ही क्यों दिखता है, हरा या पिंक क्यों नहीं? और दूसरा, दिन भर वाइट या येलो दिखने वाला सूरज सुबह या शाम के वक्त अचानक गहरा लाल या ऑरेंज क्यों हो जाता है? इन दोनों फिनोमेना का जवाब एक ही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में है, जिसे टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए, हमारे वायुमंडल में हवा के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, धूल के कण, ये सब तैर रहे हैं। जैसे ही सूरज की सफ़ेद लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, वो इन मॉलिक्यूल्स से टकराती है। एक पिनबॉल मशीन की तरह फोटॉन्स इन पार्टिकल्स से टकराकर चारों तरफ बिखर जाते हैं। तो इससे रंग कैसे तय होता है? यहाँ रूल ये है कि पार्टिकल किस रंग को बिखेरेगा, ये पार्टिकल के साइज और लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। हवा के गैस मॉलिक्यूल्स का साइज बेहद छोटा होता है, इसलिए वो सिर्फ छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को सबसे आसानी से बिखेरते हैं। और हमने अभी देखा था कि नीले रंग की वेवलेंथ लाल से बहुत छोटी होती है। तो इसका मतलब ये छोटे एयर पार्टिकल्स स्पेसिफिकली नीले रंग को पकड़कर पूरे आसमान में चारों तरफ रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। एकदम सही। सफ़ेद लाइट आती है, पर उसमें से सिर्फ नीला रंग आसमान में चारों तरफ बाउंस करता है। इसलिए जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें वो बिखरा हुआ नीला रंग ही बैकग्राउंड कैनवस की तरह नजर आता है। सोचिए, अगर ये धूल और गैस का एटमॉस्फेयर हो ही ना, जैसे चांद पर या स्पेस में, तो लाइट टकराकर बिखरने का कोई मीडियम ही नहीं होगा। तब क्या होगा? तब उजाले में भी आसमान बिल्कुल स्याह काला यानी पिच डार्क दिखेगा। स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स को आसमान बिल्कुल काला ही दिखता है। आसमान का नीला रंग तो अब क्लियर हो गया, पर सनसेट और सनराइज के टाइम आसमान काला नहीं होता, बल्कि सूरज और उसके आसपास का आसमान डीपली रेड हो जाता है। तब ये पिनबॉल मशीन वाला स्कैटरिंग कहाँ चला जाता है? वो तब सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम कर रहा होता है। अच्छा। हाँ, सुबह और शाम के वक्त सूरज हमारे सर के ऊपर नहीं होता, बल्कि क्षितिज यानी होराइजन के पास होता है। इस एक्सट्रीम एंगल के वजह से सूरज की रोशनी को हमारी आंख तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर की एक बहुत ही मोटी और लंबी लेयर तय करनी पड़ती है। दूरी बहुत ज्यादा होती है उस वक्त। राइट। इस लंबे सफर के दौरान लाइट के आगे बढ़ते बढ़ते हवा के कण सारा का सारा नीला रंग रास्ते में ही बिखेर कर खत्म कर देते हैं। नीला रंग हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले ही फिल्टर आउट हो जाता है। तो फिल्टर होने के बाद एंड तक बचता क्या है? सिर्फ वही रंग जिसकी वेव लंबी हो, जो आसानी से पार्टिकल से टकराकर बिखरे ना। एग्जैक्ट पॉइंट। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा लंबी होती है। वो हवा, धूल और एटमॉस्फेयर के कणों से बिना बिखरे सीधा उनको क्रॉस करके सरवाइव कर जाता है। इसलिए लंबी दूरी तय करने के बाद बचा हुआ प्योर लाल या नारंगी रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है और सूरज एक आग के गोले जैसा लाल दिखाई देता है। और ये स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट समझते ही मेरे दिमाग में एक और डेली लाइफ की चीज क्लिक कर गई। यही साइंटिफिक वजह है कि ट्रैफिक लाइट्स, एम्बुलेंसेज, आगे चल रही कार की टेल लाइट या किसी भी डेंजर सिग्नल का रंग हमेशा लाल ही रखा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि लाल रंग सबसे लंबी वेवलेंथ का है।
वो धुएं, स्मॉग या कोहरे के कणों से इजीली स्कैटर नहीं होगा और इंसान को दूर से भी साफ और सीधा दिख जाएगा। पूरा कनेक्शन एकदम एक्यूरेट है आपका। देखिए, साइंस कभी आइसोलेटेड नहीं होती। इसके असूल हर रोज हमारी गाड़ी चलाने से लेकर हमारी सेफ्टी तक पे इम्पैक्ट डालते हैं। सही बात है। तो आज की इस चर्चा के एंड तक आते आते हमने देखा कि लाइट सिर्फ एक चीज को रोशन नहीं करती, वो कितनी जटिल और शानदार कहानी बुनती है। एक ऑर्गेनिक जेली लेंस लाइट को बेंड करता है, रेटिना उसे उल्टा पड़ता है, हमारा दिमाग उसे वापस फ्लिप करता है, और बाहर देखें तो यही रोशनी पानी की बूंदों में से निकलकर आसमान में रेनबो बना देती है, दिन को 4 मिनट लंबा कर देती है और आसमान को गैस मॉलिक्यूल्स के थ्रू नीला बना देती है। बिल्कुल। और हमने ये सारी ऑप्टिक्स और फिजिक्स थियोरेटिकली समझी, पर इस सब का डीप रियल लाइफ अनुभव हम तभी कर पाते हैं जब हमारी आंख का फ्रंट डोर यानी कॉर्निया ट्रांसपेरेंट और हेल्दी हो। हाँ, ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। विज्ञान के इन सारे चमत्कारों का लुत्फ उठाना दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक सपना बनकर रह जाता है। आज भी दुनिया भर में करीब 45 लाख लोग कॉर्निया ब्लाइंडनेस का शिकार हैं, यानी उनका फ्रंट लेंस धुंधला हो चुका है और उनके लिए दुनिया सिर्फ डार्क है। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से 60% केसेस बच्चों के हैं। हमने ऑप्टिक्स में टेक्नोलॉजी तो बना ली, पर किसी अंधेरी जिंदगी में उस सीधी और रंगीन रियलिटी को दोबारा लाने का सबसे आसान तरीका साइंस नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी है। नेत्रदान यानी आई डोनेशन के फॉर्म में किसी और के परफेक्ट ऑप्टिक्स किसी जरूरतमंद के दिमाग को वापस लाइट सिग्नल भेज सकते हैं। ये बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है, एक ऐसा फैक्ट जो बायोलॉजी की वैल्यू को उसके मैकेनिकल प्रोसेस से आगे ले जाता है। तो इस आखिरी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। हमने डिटेल में डिकोड किया कि हमारी आंख फिजिकली सब कुछ उल्टा रिकॉर्ड करती है, स्पेस से देखने पर आसमान बिल्कुल काला है और एक्चुअली में हमारा दिमाग ही लाइट और नर्व सिग्नल्स को जोड़कर इस दुनिया के डायमेंशंस क्रिएट करता है। तो एक आखिरी सवाल आप सबके सोचने के लिए, अगली बार जब आप किसी आकर्षक चीज को देखें तो इस बारे में सोचिएगा जो रंग और शेप आपको दिख रहा है, क्या वो एक्चुअली रियलिटी में वैसा ही है या ये सिर्फ इस टाइट लिटिल स्कल के अंदर चल रहा एक बेहद पावरफुल कस्टम मेड प्रोजेक्शन है। कीप वंडरिंग और अगली डीप डाइव तक के लिए आपसे मिलते हैं जल्द।